नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमनेंट पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में। क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि हज़ारों रंग सजते हैं तो चित्र में रंगत आ जाती है और चमत्कार हो जाता है जीवन में जब आपकी संगत बदल जाती है। आज का दिन तो ऐसा है कि मैं बाकायदा कह भी सकता हूँ कि वो कोई शायर मेरे साथ बैठे हैं। We are very fortunate to have Vishnu Dayal Srivastava sir with us. Thank you so much for being here, sir. And मैं ऐसे कहूँ कि एक शायर से लेकर एक बैंकर, then a trainer, and now you are teaching so many of them. Sir, कैसा रहा आपका ये सफ़र? सर ये बताऊं, ये सफ़र बस यूं ही चलते रहे और मंजिल मिलती गई। मैंने शुरुआत किया था पोइट्री से। अब मेरी पहली पोइट्री थी माँ बाप पे, जो जीवन का आधार बिंदु है। आपने देखा होगा ना कि जब सृष्टि में एक बार यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसकी उपासना किया जाए, तो बोला गया जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले लगाएगा वो पूजनीय होगा। तो हमारे गणेश भगवान जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी और सर्वप्रथम सर्व पूजनीय हो गए। उस तरीके मैंने अपने जीवन की पहली कविता माँ बाप को डेडिकेट की थी। पंक्ति थी कि ऊपर वाला न जाने कितने रूपों में हमें खुशियों की सेज देता है, खुद धरती पे नहीं आता इसलिए माँ बाप को भेज देता है। क्या बात, बहुत इस पंक्ति के बाद एक मनोबल बढ़ा, लोगों ने उत्साह दिया कि बेटा तुम लिख सकते हो। टीचर्स ने बोला, साथियों ने बोला। हालांकि घर में इसका थोड़ा विरोध था सर कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इन चीज़ों में मत जाओ। कवि सम्मेलन में टाइम वेस्ट होता था, पूरी रात हम कभी नहीं आते थे, दूर जाना पड़ता था, यूपी के बाहर भी। तो पिताजी थोड़ा सा मतलब एक पाबंदी, अनुशासन था। तो हम उस दौर में, उस किल्लत में पढ़ाई के साथ हमने कविताओं को जारी रखा और वो कविताएं कब बैंकिंग में ट्रेनिंग का रूप ले ली। और आज लोगों के आशीर्वाद से, भोले बाबा कृपा से मैं ट्रेनर हूँ। युवाओं को, उनको सपनों को पूरा करने के लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ। बहुत बढ़िया सर। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपसे जिस तरह का आपका सफ़र रहा, एक प्रयागराज की गलियों से लेकर एक इन कॉर्पोरेट के एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल नेम हैं आज आप। अगर मैं पूछूं कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल जर्नी ये कैसे शुरू करी सर आपने? पर्सनल जर्नी मेरी प्रयागराज से शुरू हुई। मैंने स्कूलिंग वहीं से किया और मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। उस दौरान मैंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो कविता लिखते लिखते एक उत्साह मन में होता था, साहित्य को पढ़ने की रुचि थी। जैसे मैं हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं मधुशाला का अध्ययन करता था विद्यार्थी जीवन में भी। तो एक साहित्य में एक रुझान था और लिखने की शैली थोड़ा सा माता सरस्वती कृपा अपने ऊपर थी तो बेहतर लिख पाते थे, लोग ऐसा कहते थे। तो लिखते लिखते कभी ये निखार आया। मैं बैंकिंग में जब जॉब मिली तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वंस। तो बार बार मौके नहीं मिलते। तो मेरे बॉस ने मुझसे बोला, विष्णु बैंकिंग में एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, तुम्हें उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देनी है और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे, कैन यू? मैं यस। मैं अपॉर्चुनिटी को भी ना नहीं कहा। आप समझिए, मैंने पूरी रात जग के उसकी प्रेजेंटेशन बनाई और बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। इस बिलीफ सिस्टम से, ये कहते हैं ना, लोग आप पे भरोसा नहीं करते, आपके भरोसा करते। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो मैंने 24 घंटे की तैयारी के बाद जब उसका डेमो दिया तो कुछ अच्छा गया, बहुत गया। तो वो दिन मेरे ऐतिहासिक था। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बैंकिंग में बहुत सारे अवार्ड्स, माइलस्टोन हासिल किया, बहुत अच्छे मुकाम तक गया। फिर उसके बाद मैंने जॉब को रिज़ाइन करके बिजनेस में आ गया मैं। ओके, फिर अब बिजनेस में एज ट्रेनर मैंने अपने प्रोफेशन को स्टार्ट किया। मेरा सपना है कि मैं 1000 लोगों को उनको सपने तक पहुंचाने में मदद कर पाऊं और उनके सपने को पूरा करने में मैं जिस भी लायक हूं मैं थोड़ा बहुत योगदान दे पाऊं। ये मेरी इच्छा है। तो ट्रेनिंग्स में अगर मैं बात करूं, आप किस तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं वैसे? देखिए, मेरी ट्रेनिंग जो है सबसे ज़्यादा यूथ्स के लिए है, उनके करियर को लेकर कि वो लाइफ में बहुत भ्रमित है। मैं अब देख पा रहा हूँ जो हमारा युवा है वो कंफ्यूज है। मैं करूँ तो करूँ क्या, इंटर के बाद क्या करूँ, 10th के बाद क्या करूँ, दे डोंट नो एनीथिंग। तो उनको एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ एक पॉकेट की भी समस्या होती है कि हमारा युवा कहीं आर्थिक संकट से गुजरता है, किसान के बच्चे। तो मैं उन बच्चों को उठाना चाहता हूं जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जो किसी तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मेरा फुल सपोर्ट है क्योंकि उसमें बिना निवेश के लोग पैसा कमा रहे हैं। तो मैं बहुत सारी कंपनियों को प्रमोट करता हूँ एज फ्रीलांसर। मेरा लक्ष्य है कि उन बच्चों की जेब में कुछ पैसे आए ताकि उन पैसों के माध्यम से वो अपने सपने को पूरा कर पाएँ, फॉर्म भर पाएँ, महंगी ट्रेनिंग्स ले पाएँ, जो कि शिक्षा भी अब महंगी होती जा रही है। तो मेरा ये सपना है ट्रेनिंग के माध्यम से। तो सर वैसे मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो अगर मैं जानना चाहूँ कहीं आपका कोई बैक स्टोरी हो किस तरह से, क्योंकि आपका काफ़ी झुकाव काफ़ी ज़्यादा चैरिटी की तरफ है, काफ़ी ज़्यादा एक प्रेम भाव आपके अंदर काफ़ी है, ये इसका बैक स्टोरी अगर मैं जानना चाहूँ। हाँ, इसकी इंस्पिरेशन मुझे मेरे फादर हैं, क्योंकि मैं एक बार एक प्रोग्राम में गया था
बहुत पहले की बात है, मैं बहुत छोटा था। तो वहाँ पर एक स्पीकर साहब आए थे, मतलब किसी चुनाव की मीटिंग चल रही थी। तो बहुत अच्छे वक्ता आते हैं, तो वो बोल रहे थे। डैडी बोले कि कितना अच्छा बोल रहा है, अगर तुम स्पीच देने जा रहे हो अपने स्कूल में, बोलना हो तो ऐसा बोलो वरना मत बोलना। तो मैंने उसको एक टास्क के रूप में, एक चैलेंज के रूप में सहर्ष स्वीकार किया कि मेरे पिता ने मुझे एक टास्क दिया कि बोलना हो तो ऐसा बोलना वरना मत बोलना। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, मतलब आपको चैलेंज है, खेलो तो ऐसा खेलो, अदरवाइज छोड़ दो। तो मुझे लगा कि डैडी का ये टास्क बहुत बड़ी बात। तो अंदर कहीं ना कहीं वो दीप एक आग ज्वाला भड़क चुकी थी, बट धीरे 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 वो दिया कब बड़ा रूप लिया मुझे उसका आभास स्वयं नहीं हो, चुकी मैं काम करता रहा। मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है, जिंदगी कोहरे की तरह है, बहुत ज़्यादा दूर की मत देखने की सोची, चलते रहिए, आगे का रास्ता खुद ब खुद निखर के आएगा। क्योंकि कर्म करके एक नया एहसास लेंगे, पानी है साथ फिर भी प्यास लेंगे, अब सफल होने के सिवाय कोई चारा नहीं, मंजिल पर पहुंच के चैन की सांस लेंगे, मंजिल पर पहुंच के चैन की सांस लेंगे। ये मेरी प्रेरणा थी सर, वेरी ब्यूटीफुल। तो सर आपका इतना ब्यूटीफुल सफ़र रहा, अगर मैं पूछूं अब तक आपकी जो अचीवमेंट, जो आपको सबसे ज़्यादा लगती है कि आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, वो क्या है? लोगों को इतना प्यार मिलता है, इतना मान सम्मान मिलता है, जो हमने मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इतना मान सम्मान मिलेगा। मैं मध्य प्रदेश में एक ट्रेनिंग में गया था, तो वहाँ के बच्चों ने, जो गरीब बच्चे जो कि बहुत गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन बच्चों को जब मैं ट्रेनिंग दे गया उनके सपनों को पूरा करने के लिए, तो उन बच्चों ने मुझे पलकों पर बिठाया, मेरा इतना मान सम्मान दिया कि मैं उसके लिए स्पीचलेस रहा, निशब्द रहा। वो पैसे से देखिए सम्मान सर नहीं कर रहे थे, आप पैसे से बिस्तर की नींद नहीं, लेकिन वो सम्मान जो उन्होंने मुझे दिया, वो मुझे लगा कि, और कुछ बच्चों की आंख में आंसू आ गए थे। जो ट्रेनिंग के बाद जब उस बच्चे ने फील किया कि सर आपने 2 दिन की ट्रेनिंग में मुझे वो बिंदु रखे और आपकी ट्रेनिंग इतना असर की, बाद में रिजल्ट भी आया, तो उस दिन मुझे आभास हो गया कि सच में मुझे लगता है कि मेरा मेहनत, मेरे जीवन सफल हो गया और मैंने कुछ तो हासिल किया है। बड़ा छोटा कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि तुलना के खेल मत उलझिए, इसका कोई अंत नहीं होता सर। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्यार स्नेह हासिल करिए, जिंदगी एक ही तो मिली है। क्योंकि चाहे कम हो जाए शरीर में खून, नहीं कम होना चाहिए ये उबलता जुनून। आज तपा दो खुद को, कल चमकेगा आपका सितारा, लगा दो जुनून सारा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्या बात, क्या बात, वेरी ब्यूटीफुल सर। तो इन सब पंक्तियों से मुझे खुद करंट मिलता है, मैं सीखता रहता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ता रहता हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप किसके साथ काम कर रहे हैं, मैंने कहा सिंहासन, शमशान और शिखर पे आदमी हमेशा अकेला होता है। तो आप किसी के भरोसे मत जिंदगी, क्योंकि जितना उम्मीद करोगे उतना घायल होगे, जितना उम्मीद करोगे उतना घायल होगे, और जितना कर्म करोगे उतना सफलता के कायल होगे। क्या तो सर मैंने लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस से पाया है, खुद इतने झटके खाए कि खुद को ट्रांसफार्मर बना लिया हमने। क्या बात, वेरी ब्यूटीफुल सर। तो लाइफ में आगे बढ़ते गए, चलते गए, बाकी महादेव की ऊपर वालों की दुआओं रही, कुछ अच्छा करने का सोच रखा। कहते हैं ना, लोग बोलते हैं कि सब कुछ ईश्वर कराता है, पत्ता भी हिलता है उसकी मर्जी, तो हम क्या करें? आप अच्छे विचार लाइए, अच्छे थॉट लाइए, अच्छे फीलिंग्स लाइए, किसी को देने की सोचिए, लेने की नहीं। हमारी मानव जाति प्रॉब्लम क्या, हम पहले किसी से लेने की सोचते हैं। आप किसी को देकर तो देखिए, परमात्मा छप्पर फाड़ के देगा। हमारी सोच थोड़ा सा बदल जाती है कि ले ले पहले, नहीं सर, आप किसी को दे के देखिए, प्रकृति आपको लौटाती है, आपकी नीयत देख के लौटाती है। तो इस हृदय को बना के रखिए, और मैं लोगों युवाओं को मैसेज दूंगा कि मेहनत करिए, आगे बढ़िए, एक ज़िंदगी है और खुद को झोंक दीजिए। क्योंकि ज़िंदगी, आपने अगर कोई सपना पाल रखा है ना, तो उसके लिए आपको अपने आप को समर्पण तो देना पड़ेगा सर, बिना समर्पण के। क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में आग कहीं भी हो, लेकिन जलनी चाहिए। जीवन का आप स्ट्रगल क्या रहा? मेरी लाइफ का जो स्ट्रगल सबसे ज़्यादा, मुझे सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है सर, मैं वेरी ट्रू वेरी ऑनेस्ट बताऊंगा। तो पिताजी मुझे बचपन में उठाते थे, उठ जाओ उठ जाओ, थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, तो उठ जाते थे, लेकिन तकलीफ होती थी। तो मुझे एक दिन लगा कि मैं तकलीफ से क्यों उठता हूँ। कहते हैं ना, किसी काम को करना तो पूरी मौत से करना, वरना मत करना। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हंसती जिंदा है, नहीं तो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। अरे वाह, तो याद रखिएगा। तो आप किसी काम, तो मुझे लगा जब मुझे पिताजी उठाते तो मैं तकलीफ में क्यों उठता हूँ। 1 महीने लगा, फिर मैंने अपने आप को एक मूड बना लिया कि मुझे उठना ही है। तो मैंने अपनी नींद का सैक्रिफाइस किया, कुछ अच्छा खाने का। जब मेरा सेमिनार होता है सर, तो मैं उस दिन पूरे दिन खाना नहीं खाता हूँ, ताकि पूरे दिन नहीं खाता हूँ, रात में खाता हूँ सर, रात में, या हल्का सा कुछ सुबह लेना होता है, स्नैक्स ले लेता हूँ, लाइट भी, बिकॉज एक आध ब्रेड खा लिया, इतना लाइट कि मैं लोगों तक अच्छा दे पाऊँ। अगर कोई मुझे उस मुकाम पे भेज रहा है, मंच पे भेज रहा है, मंच माला माइक बहुत सौभाग्य से मिलता है, तो मैं उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर पाऊँ, तो उनको कुछ बेस्ट दे पाऊँ। तो मैं पूरे दिन खाना नहीं खाता हूँ सर, ये सैक्रिफाइस होता है। मैं बीपी का पेशेंट हूँ, मैं बीपी की मेडिसिन पूरे दिन नहीं खाता हूँ, ताकि मुझे बार बार वॉशरूम न जाना पड़े सर। ये सैक्रिफाइस होता है सर, जो मैं खुद कर रहा हूँ। ये किसी की स्टोरी में सर आपको नहीं, ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, जो मैं सैक्रिफाइस करता हूँ अपनी मेडिसिन का, अपनी नींद का, अपने टेस्ट का। आई अवॉइड ऑल द थिंग्स सर।
दैट्स अमेजिंग सर। जिसे चाशनी समझते हैं लोग, उन्होंने नीम के प्याले नहीं देखे, किस्मत वाला कह देते हैं उन्होंने पैर के छाले नहीं देखे। अरे वाह सर, वाह, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सर। आजकल अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ, तो आपके हिसाब से एज इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर बहुत ही शानदार है और हमें लगता है बिना निवेश किए, बिना कुछ बड़ा पूंजी लगा, आज एक छोटा सा व्यापार भी आप करते हैं तो कम से कम लाखों का निवेश होता है। छोटी सी पानी गुमती या छोटा सा आप कुछ भी खोलते तो लाख 2 लाख कम से कम निवेश होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर कोई खास निवेश नहीं, आपको अपना टाइम देना है सर, और टाइम तो आप कहीं भी दोगे ही ना। तो मुझे लगता है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। कुछ नेगेटिव दुष्प्रचार की वजह से हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अज्ञानता के अभाव में लोग इसकी कमियों पर चर्चा करते हैं, लेकिन सर हम किसी के सकारात्मक पहलू पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आग के 2 गुण होते हैं, उसी आग पे खाना भी पकता है, उसी आग पे लोग खुद को जला भी देते हैं। तो डिपेंड करता है आप उस आग को यूज कैसे कर रहे हैं। पर अगर मैं ऐसे बात करूं आपसे कि नेटवर्क मार्केटिंग, नो डाउट, लाइक ऑफ कोर्स हमने विनर्स देखे हैं बहुत सारे, बिल्कुल। हमने लूजर्स भी कुछ ज़्यादा ही देखे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आई एग्री। ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि फ्यूचर इसका है? क्योंकि अब एआई से अपॉर्चुनिटीज हज़ारों है, लाखों अपॉर्चुनिटीज़ है आजकल सर के पास, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है? ये अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप अगर व्यापार में 10 लाख लगाते हो, 20 लाख लगाते हो, तो भी 1 लाख महीने गारंटी नहीं होती। यहाँ आपका निवेश तो कुछ भी नहीं है ना, आपको सीखने को मिलता है। एक सबसे बड़ा चीज़, इतना बड़ा संगठन आप खड़ा कर सकते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करता है। क्योंकि जब आप एक मीटिंग करते हैं तो आप अपने इन्वाइट्स को बुलाते हैं, तो आपके अंदर जो लीडरशिप गुण होता है वो डेवलप करता है। नौकरी में ये चीज़ दब के रह जाती है। मैं नौकरी को खराब नहीं कहता सर, मैंने भी नौकरी किया, लेकिन नौकरी से अनुशासन सीखा और उसी अनु को हटा के जीवन में शासन करना सीखा। तो डिसिप्लिन आपको, अच्छा नौकरी आपको डिसिप्लिन सिखाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपके सपनों को पूरा करता है। हाँ वक्त लगता है। आपने एक पहलू और बोला कि लोग असफल बहुत ज्यादा है। सर असफल इसलिए उन्होंने सिस्टमैटिक कार्य नहीं किया। कहते हैं असफलता यह दर्शाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। तो कोई त्रुटियां तो रही होंगी। कहते हैं कुछ क्या गलती हुई, सोचो और विचार करो, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात सर, वेरी वेरी यूजफुल। आई लव योर एनर्जी सर। अभी तक मैं कहूँ जितने भी पॉडकास्ट हुए उनमें जो एक एनर्जी आपकी है सर, और खासकर जो कहते हैं ना कि शब्द बोलते हुए शब्दों का एहसास करना, दैट इज़ वेरी अमेजिंग सर। इट इज़, आई थिंक वही एक बात होती है कि भाई एक शायर और एक जो वक्ता में यही फ़र्क होता है। शायर उन शब्दों को जीता है, वक्ता सिर्फ उनको कहता है। सही बात है सर। पूरी रात जग के लिखना पड़ता है, कभी कभी रात भर सोते नहीं है तो फील आता है, वो शब्द आते हैं तो लगता है कि आज नींद कुर्बान है। आपने कहा ना कुर्बानी तो हर पग पे देनी पड़ती है सर। तब आपके शब्द आते, निखर के आते, मोती की तरह होते हैं, इनको पिरोना पड़ता है सर। क्या बात, क्या बात। ठीक, आप ऐसे कौन सी कंपनीज को आप रिकमेंड करते हो बच्चों को? देखिए मैं आयुर्वेद, चूँकि जब कोरोना काल आया आपने देखा होगा पूरी दुनिया जब हताश निराश थी, तो उस दौर में आयुर्वेद ने लोगों की जान को बचाया। इवन मैं भी उस चीज़ को सफ़र किया, मेरी फैमिली में कई मिसहैपनिंग्स हुई, तो आयुर्वेद ने लोगों की जान को बचाया। तो मैं आयुर्वेद को प्रमोट करता हूँ सर, क्योंकि आयुर्वेद सनातन से चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। जब दुनिया में आपकी ऑपरेशन प्रणाली नहीं, तब भारत में था, आपको पता होगा, बहुत हज़ारों वर्ष पहले। तो आयुर्वेद ने लोगों को पुनर्जीवित किया सर, और योगा और आयुर्वेद ने। तो मैं आयुर्वेद की कुछ कंपनियों को प्रमोट करता हूँ। मैं नाम ले सकता हूँ सर, चाहूँ तो। मैं डॉक्टर नेचर को मैं सेमिनार्स में जाता हूँ। देखिए मैं कंपनी को ये कहता हूँ कि अच्छा कर रही है, और अच्छे काम का हमेशा स्वागत सम्मान करना चाहिए सर। तो मैं डॉक्टर नेचर की मीटिंग्स में जाता हूँ, और भी कुछ आयुर्वेद कंपनियां जो मुझे बुलाती हैं जिनके प्रोडक्ट में दम होता है सर, मुझे रियली मैं खुद यूज़ करता हूँ। क्योंकि आपको लगता है पहले आजमाइश के सुंदरकांड का पाठ स्वयं करेंगे, तब उसके लाभ को हम दूसरे को बताएंगे। हमने खुद यूज़ नहीं किया और हम ज्ञान दे रहे हैं कि साहब ये करिए। सर ये गलत है, पहले आप यूज़ करिए। महात्मा गांधी के पास एक व्यक्ति बोला कि मैं गुड़ खाना कैसे छोड़ूं, तो उन्होंने 10 दिन बाद बुलाया। तो कहते साहब ये बात आप कल भी बोल सकते। मैंने 10 दिन खुद खा के देखा, उसके बाद आपको बोला, क्योंकि मैं जब मैं बलिदान नहीं कर सकता तो उसकी मैं कैसे आपको बोल सकता हूँ। पहले खुद पे करिए, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करिए। मैं तो खुद आयुर्वेद का बहुत बड़ा फैन हूँ। लाइक पर्सनली आई जनरली ट्राई टू अवॉइड एलोपैथिक एंड, लेकिन मैंने रिसेंटली, मैं आपको बताऊँ, वेरी फेमस ब्रांड, वेरी क्या मोस्ट फेमस ब्रांड एवर, उनके बारे में आया था कि दैट ये अपना हर एक चीज़ चाइना से बनवाते हैं एंड हर एक चीज़ बोलते हैं, पर फिर भी चाइना से बन के आ रहे हैं इनकी मेडिसिन वगैरह, एंड कि ऑफ कोर्स लाइक सस्ता बनता है, सब कुछ होता है। तो ये कहाँ तक सच्चाई है, एंड क्या ये बाकी ब्रांड्स में भी हो रहा है? क्योंकि वहाँ तो बात सुनने में आ गई, बट देखिए सर कुछ ब्रांड्स में
सुनने में मुझे भी आया था। तो अब देखिए, अगर चावल में कंकड़ निकल जाए, चावल खाना तो नहीं छोड़ते ना सर। तो मसला इस बात का है, कोई कंपनियों में है तो आप उसकी जांच पड़ताल करें। अब तो ग्राहक जागरूक है, हमारे पास कंज्यूमर फोरम है। अगर आपको किसी पर डाउट है तो आप उस पर गुणवत्ता पे आप कोर्ट पे जा सकते हैं, कंज्यूमर पे शिकायत कर सकते हैं। संतुष्ट होकर कोई काम करिए। मैंने बोला ना, डाउटफुल हो कि शंका से जीवन में लंका लगती है, याद रखिएगा सर। शंका मत रखिए, किसी काम को पूरी दिल से करिए। नहीं दिल करता मत करिए, मत खाइए। आयुर्वेद चीज़ अच्छी है, उसको दुष्प्रचार से लोगों ने बदनाम किया, वो अलग बात है कि कुछ गलतियों के लिए हम पूरी चीज़ों को हम गड़बड़ नहीं कर सकते सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आयुर्वेद का आपने जिक्र किया, क्या योग वगैरह एवरीथिंग, अगर मैं उससे भी आपको कहूँ कि जैसे बच्चों को आप ट्रेनिंग्स देते हैं, आप उनको और क्या रिकमेंडेशन देते हैं ट्रेनिंग में, और क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है? अगर मैं बच्चों को स्किल डेवलपमेंट देता हूँ रोजगार के लिए, क्योंकि हम देखते हैं हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करके आते हैं, उनके पास GDPD पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, उनको एटिकेट्स मैनर्स नहीं है, बॉडी का जेस्चर पोस्चर हाव भाव, समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो उस चीज़ की ट्रेनिंग भी मैं देता हूँ। मैं उनको सिर्फ सेल्स नहीं सिखाता हूँ, नेटवर्किंग नहीं सिखाता हूँ, उनके जीवन के स्तर को उठाने के लिए। कहते हैं ना, अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए। अब वैल्यू बढ़े कैसे? जब आप में स्किल्स आएंगे। तो उस स्किल के लिए भी मैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ कि आप कैसे आंखों आई कॉन्टैक्ट क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज बॉडी जेस्चर, व्हाट इज पोस्चर, इन चीज़ों के बारे में भी उनको मैं बताता हूँ, ताकि बच्चे लाइफ में जब इंटरव्यू देने जाए तो उनका आत्मविश्वास छलकता हुआ मिले, उनके अंदर डर ना हो, आंखें चुरा के नहीं, आंखों में आंखें मिला के बात करें। कहते हैं ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। क्या बात है। वो कहते हैं ना कि अर्जुन के भी गुरु द्रोणाचार्य थे, लेकिन उन द्रोणाचार्य के भी एक परशुराम थे। अगर मैं ऐसे बात करूं, ऑल्दो आप इतने लोगों के गुरु हैं, आपके भी तो कोई गुरु होंगे, कोई मेंटोर, कोई इन्फ्लुएंस, इससे आप इन्फ्लुएंस होते हो, तो आपके लिए कौन है वो? मेरे गुरु मेरे एक मित्र और बड़े भ्राता मिस्टर अशोक मिश्रा जी हैं, जो कि रेलवे में GM हैं। और उन्होंने अपने जीवन में जो करियर हासिल किया है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भले हैं, लेकिन उन्होंने मुझे करियर में उस दौर में, जब मैं बहुत हताश निराश था, जब मैं लाइफ में एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कहते हैं ना बुरा दौर वो तिजोरी हुई, सफलता के हथियार मिलते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। आज भी मेरी गाड़ी कहीं अटकती है सर, तो मैं उनके पास फ़ोन करता हूँ। वो मुझे हमेशा लाइफ में पॉजिटिव करते हैं कि तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम बड़ा कर सकते हो। और बिलीफ सिस्टम जो मेरा बढ़ाया उन्होंने, तो इसलिए मैं हमेशा मेरे मेंटोर हो रहे हैं। आज भी मैं उनको राय लेता रहता हूँ सर, उनसे, मिस्टर अशोक मिश्रा सर। क्या बात सर। तो उनसे आप कैसे कनेक्टेड थे वैसे? चाइल्डहुड से था। चाइल्डहुड में वो मतलब मेरे बहुत नज़दीक थे। तो मैं जब पढ़ता था तो मुझे बोलते, तुम बेटा बड़ा करोगे, बड़ा करो, अच्छा करो, तुम्हारे स्किल्स है। तो मैं बच्चा था, नहीं समझ पाता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे टच में फिर आया। अगेन एक होता है गैप के बाद मुझे वो मिले, और जब मिले तो उन्होंने मुझे, मैं उसमें अपने करियर के उस दौर में था कि मुझे अपनी दिशाएँ इतनी क्लियर नहीं थी कि मुझे किधर जाना। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये करो और आप बेहतर कर सकते हो। और उसके बाद मैंने चीज़ों को किया और आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। क्योंकि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। क्या बात सर, वेरी ब्यूटीफुल। अब अगर मैं ऐसे पूछूं कि आपने एक डायरेक्शन आपके पास आ गई, लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन चाहिए होता है जीवन में, या फिर एक मैं आपको बात कहूँ कि इतना उत्साहित रहना, इतना कैपेबल रहना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता, हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसा आप जीवन में क्या चीज़ डिफरेंट करते हैं, या फिर मैं आपको कहूँ डेली लाइफ में आप क्या डिफरेंट करते हैं, डेली शेड्यूल में कुछ भी? सर मुझे जो लगता है कि मेरे पास जो पावर है ईश्वर की शक्ति है। क्योंकि मैं सबसे पहले, जो कहते हैं ना, वो सृष्टि जो चला रहे हैं व्यक्ति, अगर आप मानिए तो देव नहीं पत्थर लोग कहते हैं, तो वो व्यक्ति तो चला ही रहे हैं। तो वो पावर जो है ना, वो मुझे करंट देती है सबसे ज़्यादा। मैं सुबह उठता हूँ, मैं अपने डेली रूटीन में सबसे पहले प्रभु को टाइम देता हूँ, उसके बाद किसी भी कार्य की शुरुआत होती। कहते हैं ना, सुबह धर्म, दिन में कर्म, यही सफलता का है मर्म, मतलब रहस्य। तो सर यही एनर्जी रखता है। बाकी तो माँ बाप का आशीर्वाद है, अच्छी फीलिंग से, अच्छे भाव भी प्रभु की सेवा से ही आते हैं। और ये भी बताऊं सर, प्रभु का रास्ता आसान नहीं होता। जब आप मंदिर जाते हैं अनेकों बाधाएं आती हैं, लेकिन उस बाधा को पार करके आपको राधा तक पहुंचना होता है। अरे वाह, क्या बात। अगर आपके आराध्य हैं राधा कृष्ण, तो आपको पहुंचने के लिए सर करना पड़ेगा। चाहत होगी तो हर मंजिल मिलेगी। किस्मत के भरोसे नहीं बैठने वाले हैं हम, हालात को नहीं कोसने वाले हैं हम, न रुकेंगे न थकेंगे, एक नया इतिहास लिखने वाले हैं हम। क्या बात सर, वेरी ब्यूटीफुल। मैं यूथ के लिए अगर कोई एडवाइस मांगना चाहूँ तो आप क्या देना चाहेंगे एडवाइस टू बी सक्सेसफुल?
सर मैं एडवाइस देना चाहूँगा वो यूथ के लिए भी और हमारे सभी लोगों दर्शकों के लिए, वो लागू होगा सफलता के मंत्र। जीवन में 3L हमेशा याद रखिएगा, लगे रहो, लगन से, लगातार। क्योंकि हम लोग के अंदर क्या है ना, एक दिन जोश में आते पहाड़ तोड़ देंगे, नहीं सर, कंटिन्यूटी इज द बिग थिंग। आपको निरंतरता बना के रहनी होती। दूसरा, घर का दरवाजा जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग घर की उलझनों में, उधेड़-बुन में के रहते हैं कि अब ये कर लें वो कर लें। तो सर जो सक्सेस होगा उसको घर का दरवाजा जल्दी छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, नीति नियम सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा, एथिक्स नहीं तोड़ना कि आपको सफलता के लिए शॉर्टकट अपना, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। आपको अपने सिद्धांत का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सक्सेस टेम्परेरी चाहते हैं तो आप एथिक्स को तोड़िए, लेकिन आपको परमानेंट चाहिए तो आप एथिक्स को फॉलो करिए। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो संगत से रंगत बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी साहब जिस दौर में 300 रुपये पगार पाते थे, वो 5 स्टार में जाकर 150 की चाय पी जाते थे। ये कहानी आपने सुनी भी होगी। तो लोग बोलते थे यार तू ऐसा कर रहा, तेरे 20 बच्चे हैं। सर वो अच्छी संगत, बड़े लोग बातें क्या करते हैं उनसे सीखने के लिए आप अच्छी संगत में जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। प्लेटफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। और युवाओं के लिए मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि अपने सपनों को अपनी दीवार पर जरूर पेस्ट करें सर, क्योंकि इस तरीके मैंने अपने सपने को हासिल किया है, क्योंकि वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी मैच करती है। अगर आपने किसी ड्रीम को सजाया और अपनी दीवार पे सर उसको पेस्ट किया है, रोज जब आप ईश्वर की उपासना करते हैं तो सपने की भी पूजा करिए, क्योंकि वो आपका आराध्य है, वो आपका भगवान है, वो सपना चल कर आप तक आएगा। पैरों में घोड़े की नाल लगा के भागिए, सपना पूरा होगा। क्योंकि मैंने अपने सपने को पूरा किया था। मैंने अपने माता जी को क्रेटा गाड़ी देने का सपना देखा था, मेरा ड्रीम था। 2 साल पहले मैंने उसकी फ़ोटो लगाई अपने घर में, तो मेरा उपहास भी हुआ। लोग कहे ये क्या पगलई है। मेरे मामा जी, मेरी मासी ने कई बार बोला क्या है ये, क्या पागलपन है। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ स्माइलिंग फेस रहा। पैरों में घोड़े की नाला, मैंने 1.5 साल भागा और सर आज उस गाड़ी की चाबी मेरी जेब में, मैंने मम्मा को उसको गिफ्ट किया है सर। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की पावर, क्योंकि मैंने उसको आजमाइश किया सर। तो मैं युवाओं को बोलूँगा सपनों को सजाइए, एक ही तो ज़िंदगी है, बार बार क्या मिलेगा। लगा दो जुनून सारा, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो साथियों आज से अपने सपनों के लिए भागना शुरू करिए। कोई साथ दे ना दे, हालात कैसे भी हों, आप चलते रहिए, लगे रहिए, लगन से, लगातार। क्या बात। तो वही लगातार के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, आप इतने लोगों से मिलते हैं, सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है जो लोगों को नेगेटिव कर देती है? सर लोगों को लगता है जोड़ी जोड़ा का गेम है। एक बार मुझसे एक सेमिनार पूछा गया क्या भैया ये वही जोड़ी जोड़ा का गेम है क्या? तो मेरे मुंह से एक लाइन निकली, ये जोड़ी जोड़ा नहीं सफलता का हथौड़ा है, जो मार देगा वो हिट हो जाएगा। क्योंकि हमारे प्रति दुष्प्रचार होता है सर। अगर आपने रिजेक्शन स्वीकार किया तभी आप लाइफ में सफल हो सकते हैं। और एक मैसेज, अगर किसी ने आपको ना किया है तो उसने आपको मिस किया है, आपने उसको नहीं खोया, उसने आपको मिस किया। इस एटीट्यूड से काम करिएगा तो आप लाइफ में कभी निराश नहीं होंगे, कभी डिमोटिवेट नहीं। क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी इतनी जगह से रिजेक्शन झेलने के बाद भी आज वो मिलेनियम स्टार। आपको पता होगा उनको ऑल इंडिया रेडियो से बोल दिया गया था कि सर आपकी आवाज़ बड़ी भारी है, यू कैन नॉट बी देयर। उनको एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी से रिजेक्ट किया गया, उनकी हाइट और बहुत सारे रीजंस की वजह से कि आप ऑफिसर नहीं बन सकते सेना में। उनको बॉलीवुड में भी बहुत जगह इग्नोरेंस मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और आज बताने की ज़रूरत है वो मिलेनियम स्टार है सर। तो इतने रिजेक्शन के बाद भी उनका मनोबल डगमगाया नहीं, ये बहुत बड़ी बात है सर। तो अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन आ रहा है तो आप ट्राई करते रहिए, आप विचार करिए मिस्टेक्स क्या हो रही हैं सर। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, पूरी लाइफ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे युवा हताश हो जाते हैं, मैं उनसे बस बोलूँगा किसी भी काम को करने से पहले ये सोचिए कि ये काम मुझे करना ही करना है। आप लगन बना लिए। हम लोग बी प्लान सोचते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दूंगा सर कि सिकंदर महान थे, उनकी एक स्टोरी है, मैं आपको शेयर करता हूँ, बड़ी गजब की स्टोरी, मुझे मोटिवेट करती है। वो कहीं युद्ध करने जाते थे सर, तो जिस जहाज से जाते थे जाते ही बम लगा के उस जहाज को उड़ा देते थे। तो उनका महामंत्री सोचा राजा हमारा बड़ा पागल आदमी है, जिस जहाज से हम युद्ध करने पड़ोसी देश पे गए हैं उसको ही बम से उड़ा दिया, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? तो बड़ी हिम्मत करके पूछा, कहा महाराज एक बात पूछें आपसे। भाई हिम्मत तो थी नहीं कि राजा से डिबेट कौन करे, ये जहाज क्यों उड़ा दिए? कहा बेटा आप जीतने के सिवा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू क्विट। आपको जीतना ही जीतना। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मुलिह सींच में फूले फले घाए। एक चीज फोकस करिए। जैसे कहते हैं ना, जब अर्जुन निशाना लगाए थे तो मछली की आंख पर उनका निशाना था, उसी तरीके लक्ष्य को भेदना है हमको। हमें लक्ष्य के सिवा भटकना ही नहीं सर, सारी चीजों को साइड कर देना है। आपको फोकस एक पे होना चाहिए, मंजिल आप एक कदम चूमेगी सर। ये मेरा चैलेंज है। सफलता क्या हो, सफलता चल के आपके पास आएगी, ये मेरा ओपन चैलेंज है सर।
बस जो चीज़ें बोल उसको फॉलो करके देख लीजिए, क्योंकि हमने बहुत लोगों के जीवन में खुशियाँ भरी है, कुछ खुशियाँ हमारी झोली में भी आई, तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों और सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ आए इन चीज़ों के माध्यम से। ये मेरा ड्रीम है सर। अमेजिंग सर, अमेजिंग। वो कहते हैं कि भाई अपने लिए तो हर कोई सोचता है, अपने खुद के पाने के लिए हर कोई भागता है, पर एक आप ही हैं जिनसे मैंने ये बातें सुनी कि आप हर एक के लिए चाहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल सर। हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, कुछ 1 word 2 word आंसर्स के साथ, और लाइक जैसे आपका हो, लाइक मैं कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, तो आप उसके नो प्रॉब्लम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग या नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था? नेटवर्क मार्केटिंग चैलेंजिंग था। यस। फिर भी किया सर। चैलेंजिंग काम में तो मज़ा आता है सर। जब कहते हैं साहिल के सुकून से इनकार किसको है, लेकिन तूफानों से टकराने का एक अलग मज़ा होता है। पर बैंकिंग में सर, खासकर जिस टाइम में आप बैंकिंग में थे उस वक्त, तो उससे ज़्यादा लाइक सिर्फ एक डॉक्टर और बैंकर, इनसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल तो कोई भी नहीं था। फिर भी सर एक्चुअली क्या था, चैलेंजिंग इसलिए लगा क्योंकि देखिए बैंकिंग में हमारी नीड्स पूरी हुई है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे ड्रीम्स पूरे हुए। तो उस ड्रीम्स के लिए हम उस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है सर। दवा जितनी कड़वी होती असर उतना तीखा होता है, याद रखिएगा। चैलेंज से कभी डरिए मत सर। अरे दिस इज समथिंग आई रियली लर्न टुडे। आपको ज़्यादा खुशी किस में मिलती है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, या फिर जो आपकी डाउनलाइन है, या फिर जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं उनको ट्रेन करने में? स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में, उसमें ज़्यादा खुशी मिलती yes. है। कमा के तो बेचारे वो दे रहे हैं सर। देखिए है क्या कि उनको हमें समय देना होता है, क्योंकि स्टूडेंट कल का भविष्य हैं। अब आप कहें क्या वो भविष्य नहीं है सर, भविष्य दोनों है। इसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा कि दोनों के बैलेंस को लेके चलना पड़ता है सर, लेकिन आपने एक ऑप्शन बोला था इसलिए मैंने स्टूडेंट को चुना सर, क्योंकि स्टूडेंट कल का भविष्य है सर। भविष्य है, अगर वही कल नेटवर्कर बन सकते हैं, वही लीडर बन सकते हैं, वही कुछ भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है। वैसे सर, मैं अगर आपकी तरफ से, अगर जितना मैं आपको समझ पाया, आपके एक सबकॉन्शियस लेवल पे ये आंसर पता है क्यों निकला? क्योंकि आप हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप जी जहाँ तक मुझे फील हो रहा है कि आपको ये जहाँ पर, क्योंकि मैंने माइंड से नहीं, दिल से इसका आंसर, अगर इससे सोचता तो शायद कुछ आंसर डिफरेंट हो सकता था, बट मैंने यहाँ से बोला तो जो जितना मैंने अब तक मिला, जितना अब तक मैं जान पाया, सेल्फलेसनेस इज लाइक योर मेन की वैल्यू। देने वाला सर विधाता बैठा हुआ है, वो छप्पर फाड़ के देगा। आप देने की सोचो, वो देगा आपको। लोग क्या दे सकते हैं? देने की पावर तो वाहे गुरु और ऊपर महादेव के पास बैठी है सर। अमेजिंग सर। सर एक हैबिट जो बैंकिंग में हेल्प की हो और नेटवर्क मार्केटिंग में यूज़ की हो आपने? टाइम पंक्चुअलिटी। आई थॉट दैट। अनुशासन। मैंने बोला ना सर, लोग कहते हैं अनुशासन करो, वही जीवन में अनु हट जाता है और आप जीवन में शासन कर लेते हैं एक राजा की तरह। अमेजिंग सर, अमेजिंग। सर फर्ज कीजिए आपके पास 2 ऑप्शन है, प्रिंसिपल बनना है या फिर एक बैंक मैनेजर बनना है, तो क्या चूज करेंगे? प्रिंसिपल। टीचिंग इज शॉकिंग, चाहे उसमें कितनी भी इनकम बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि वहाँ मैं बच्चों को सिखाऊंगा। मेरा जो ड्रीम मैंने बोला 1000 लोगों को उनके सपना पता, वो सपना वहाँ से पूरा होगा। वाओ, लिव फॉर द ड्रीम। वेरी नाइस सर। जिंदगी का एक वर्ड जो आपको डिफाइन करता हो? प्रेरणा। इंस्पिरेशन, क्योंकि मैं इंस्पिरेशन लेता भी हूँ और इंस्पिरेशन देने की कोशिश देते तो आप हैं सर, वो तो है। पहले तो लिया था, स्वीकारूंगा ना, पहले अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। मैंने प्रेरणा ली अपने हालातों से, अपनी सिचुएशन, पापा की लाइन से कि बोलना हो तो इसके जैसा बोलो, वरना मत बोलना, चुप ही रहो, ठीक है। तो वो चीज़ें को मैंने दिल पे ले लिया, लेकिन बड़ा सकारात्मक लिया सर। आज आपके सामने हूँ। बहुत बढ़िया। पिताजी ने बोला था कि बोलना तो बेटा सब, तो ये सब इन्हें असर करती हैं। लोग कहते हैं लाइफ में हीरो की फोटो लगाने की जरा अपने पिता की फोटो लगाइए, उनसे बड़ा सुपर हीरो कौन होगा आपकी लाइफ का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उन्होंने सैक्रिफाइस करके आपको बनाया, अपने उनके कपड़े में कितने भी छिद्र रहे हो, लेकिन आपके जीवन में खुशियों में कोई आँच नहीं आने दी। क्योंकि बिल्कुल मैं अगर अपनी भी बात करूँ, मैं भी जो भी हूँ, मैं अपने पापा को बोलते हुए सुनता था कि भाई किसी जैसे हम सत्संग गए हैं, कहीं पर गए हैं, वो किसी की तारीफ़ करते थे कि ये कितना बढ़िया बोल रहे हैं, फिर मेरा एम बजाता था कि मुझे वैसा बनना है। उन्होंने किसी भी चीज़ की, किसी की तारीफ़ करी हो ना, मुझे लगता था ये मुझे करना है। yes. वो कहते हैं ना कि लाइक आपका पहला प्यार आपके माता और पिता ही हैं, जिससे आप पैदा होने से पहले से जुड़े हो। बिल्कुल। और अपने अंत के बाद भी।
पिता जीवन का आयाम है, खुशियों का दूसरा नाम है। पिता जीवन का आयाम है, खुशियों का दूसरा नाम है। क्यों दर दर पर भटकते हैं लोग जब घर में ही चारों धाम है। क्या बात, अमेजिंग सर, माता अमेजिंग। पिता तो जागृत देव हो, उनको पूज लीजिए, आपको भगवान को पूजने की जरूरत नहीं है। मौका मिले तो पूज लीजिए, सबसे पहले प्रायोरिटी माँ बाप ही जागृत देव है धरती के, समझ लीजिए। वही बात है ना, आप कहते हैं कि पत्थर को क्यों पूजता है जनाब, पत्थर को क्यों पूजता है जनाब, जहाँ तू फूल लेकर गया था, जहाँ अपने चार पाप कम करवाने गया था, वहाँ दो और कराया। माँ बाप के बारे में कितना भी लिखा जाए, मैंने बहुत कुछ लिखा कि माँ एक लड़खड़ाते हुए बच्चे को चलना सिखा देती है, जीवन के हालात में ढलना सिखा देती है। माँ एक लड़खड़ाते हुए बच्चे को चलना सिखा देती है, जीवन के हालात में ढलना सिखा देती है। जो बच्चा ठीक से खोल नहीं पाता अपनी आंखें, माँ उन्हीं आंखों में न जाने कितने सपने सजा देती है। वेरी ब्यूटीफुल सर। कहते हैं कि अभी अगर फेथ है जीवन में, अगर अपने पेरेंट्स के रिलेटेड भी है, तो भी आपको सेम सुख मिलेगा। वेरी ब्यूटीफुल सर। अभी हमने इतनी बातें करी, आपके अकॉर्डिंग सक्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेहनत या माइंडसेट? सर माइंडसेट। अच्छा, क्योंकि मेहनत तो एक लेबर भी करता है, लेकिन उसका माइंडसेट अलग होता है सर। माइंडसेट इज वेरी रिक्वायर्ड। मेहनत उसमें भी शामिल होती है, लेकिन माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि आपने एक आंसर पूछा इसलिए मैंने आपको दिया सर। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल माइंडसेट के साथ प्रॉपर मेहनत हो। वो लाइक मेहनत वही ना कि आपने सही कहा, लेबर के भी करते हैं, लेकिन वो अपने सपनों नहीं पहुंच पाते। उनका माइंडसेट सर उनका अलग होता है। उनको शाम को 400 रुपये का जुगाड़ करना होता है, और माइंडसेट वाला शाम को 400 घरों में चूल्हा जलाने की तैयारी कर रहा होता है। क्या बात, दोनों फर्क है। वो 400 रुपये मिलेगा तो आटा दाल चावल लेके जाएगा, अब वो सोचेगा 400 घरों में आज चूल्हा जलना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाए, क्या माइंडसेट रखा जाए, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्या प्लानिंग बनाई जाए। तो अमेजिंग सर, माइंडसेट सर। जब भी मैं किसी शायर को देखता हूँ, कवि को देखता हूँ, तो एक बहुत सिंपल सी शेर है, वो याद आता है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वो कहते हैं ना कि भाई कवि तो हर जगह पर माइंडसेट से पहुँच ही चुका है जी। लेकिन फिजिकल रूप में आपसे पूछा जाए कि आपकी ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है, वो क्या होगी? ट्रैवल डेस्टिनेशन सर, ड्रीम डेस्टिनेशन जो सपने सोची हो। मेरा एक ड्रीम है, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ कि मुझे नेशनल स्पीकर बनना है, कि मैं पूरे देश में लोगों को ट्रेनिंग दूँ, और लोग, मैं उनके सपनों तक उनका पहुँचाऊँ। मैंने फिर वही बात को रिपीट किया, 1000 लोग को उनके ड्रीम तक पहुँचाना ही मेरा टारगेट है। और मैं जब नेशनल लेवल पे आऊँगा तो उस सपने को पूरा करने में और बल मिलेगा। तो इसलिए मेरा राष्ट्रीय स्तर तक जाने का इरादा है कि मैं नेशनल स्पीकर बनूँ सर। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल सर। वैसे मेरा मतलब था ऐसे घूमने जाने के लिए, आप कभी इस तरह सोचते हैं कि मैंने छुट्टी में घूमने जाना है या कुछ? अच्छा, ये प्रश्न था आपका सर। तो मैं समझ नहीं पाया। घूमने का सर मुझे बहुत शौक है। अभी तो मतलब मसूरी वगैरह, उत्तराखंड घूमते ही रहते हैं, बट एक बार इच्छा थी कि भोले बाबा के दरबार केदारनाथ जाएं। अरे सर, अगर आपको अपनी लाइफ पर कोई बुक लिखनी हो तो उसका टाइटल क्या होगा? सपनों की आग। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि इसलिए कि अगर आपके अंदर आग नहीं तो फिर जीवन बेकार है। जीवन में एक करंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिन तारों पे करंट है उस पे लोग कपड़े सुखाने लग जाते हैं। तो एक आग तो हमेशा होनी ही चाहिए आपके अंदर। तो सपनों की आग, जो हर वक्त, लोग कहते हैं ना कि आप हर वक्त मोटिवेटेड रहते हैं। मुझसे कई सेमिनार में प्रश्न पूछा गया, सर ये सवाल मैं खुद से पूछ ले रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ, ये ऐसा क्या है कि हर समय आप मोटिवेटेड रहते हैं? सर मेरे अंदर जो अपने काम को लेकर लगन होती है ना, मेरा सपना हमारे जहन में रहता है हमेशा। जैसे आपके दिमाग में हमेशा माँ बाप के दिमाग में बच्चों की चिंता होती है, तो उसके लिए हमेशा वर्क करते हैं। अगर उस तरह के आपका सपना आपके दिमाग में चल रहा है हमेशा, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। आपके सपने, आपके हालात से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। माँ बाप के बहते आंसू, बहन की शादी का खर्च और पिता की किसानी का दर्द अगर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, तो पृथ्वी पे कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपकी सिचुएशन आर द बिगेस्ट मोटिवेशन इन योर लाइफ। क्या बात सर, ब्यूटीफुल। सर कहते हैं कि हर एक जो स्टूडेंट होता है एक अलग यूनिवर्स होता है। तो अगर मैं कहूँ कोई स्टूडेंट या फिर कोई टीम मेंबर की कोई कहानी जो आपको लगता है आपके लिए कोई सबसे यादगार है, कोई स्टूडेंट आपके लिए यादगार हो या टीम मेंबर कोई यादगार हो? हम लोग जब बैंक में काम करते थे तो उस दौर में हमारे साथ, मैं मुंबई में काम कर रहा था, तो टीम का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता था। लेकिन कभी कभी लगता था कंपटीशन जब आता था तो कहीं ना कहीं खींचतानी होती थी, कट थ्रोट कंपटीशन है। उस दौर में भी मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब जूनियर थी, और मुझे नेक्स्ट डे एक प्रेजेंटेशन देना था,
और उस प्रेजेंटेशन को तैयार करने का मेरे पास टाइम इसलिए नहीं था कि मुझे अपने टारगेट को भी अचीव करना था। और आई वॉज सरप्राइज्ड जब नेक्स्ट डे मैं गया और मैं बैंक 1 घंटे पहले गया, इसलिए कि मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, तो ऑलरेडी वो मेरे टेबल पर था। उसको पता था विष्णु सर को आज प्रेजेंटेशन देना है। उसने मेरे माइंड को रीड किया कि सर टारगेट में बिजी होंगे, और उसने मुझे रेडीमेड दिया उस प्रेजेंटेशन को। तो मेरे लिए बिगेस्ट सपोर्ट था। मैं सरप्राइज था, क्योंकि जब किसी की उम्मीद नहीं करते ना, वो आपको मिलती है, तो आपको उपहार सरीखा लगता है, तोहफा सरीखा लगता है। तो उसके लिए मैं आज भी सराहना करता हूँ कि उन्होंने मुझे बना के दिया था प्रेजेंटेशन, और वो मेरे लिए बहुत माइलस्टोन था, क्योंकि उसके बाद मुझे अवार्ड्स भी मिले थे। सो दैट्स वाई उनको मेरा थीम पता था, टेस्ट पता था कि सर यही बोलने वाले। वो टॉपिक्स को जनरलाइज टॉपिक में उन्होंने कन्वर्ट किया था। तो ये सपोर्ट मुझे काबिल तारीफ लगा, क्योंकि लाइफ में 1+1 2 योग से 1+1 11 सहयोग से 1+1+1 = 111 नेटवर्क योग से होता है। तो टीम की पावर बहुत बड़ी पावर होती है। इस पर एक स्टोरी भी मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं साझा करूंगा। प्लीज सर प्लीज। एक लड़का था रोहित, उसने एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया। भाई ज्योतिष को मानते हैं, सभी मानते हैं कि भाई ज्योतिष है। तो उन्होंने दिखाया कि साहब मेरे हाथ में देखिए क्या फ्यूचर है। तो उसने बोला कि यार तुम्हारे हाथ में धन की रेखा ही नहीं है। और वो ज्योतिषी उस ज़माने के जाने माने ज्योतिषी थे। अब ये बात सुनते उसके दिलों की धड़कनें तेज, हालत ख़राब। किसी को बोल दोगे कि आपके हाथ में धन की रेखा नहीं है, तो वो आदमी डिमोटिवेट हो जाएगा। वो बंदा बड़ा हताश घर गया। तो उसका एक दोस्त था समीर, उसने बोला भाई पंडित जी के हाथ दिखावा अपने गांव के पास। हम बोला धने नहीं बेटा, लाइफ में कटी कैसे जीवन, आम बोलचाल की भाषा में उसने बोला। तो मैं आपको बताऊं, वो बंदा उसका जो दोस्त था, कहा देखो यार ठीक है वो बात अलग है, तुम अपना काम करते रहो, तुम अपना काम करते रहो, लाइफ में चलते रहो, बस मेहनत करते रहो। और उस व्यक्ति ने लगातार काम किया, उस बात को इग्नोर करके, उस ज्योतिष की बात को। 20 साल बाद उसने कड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा किया और एक घर बनाया। जब घर बनाया तो गृह प्रवेश होता है, आप लोगों ने सुना, इनॉग्रेशन होता है, पूजा होती है। तो गृह प्रवेश के लिए जब उसने पंडित की तलाश की, तो सौभाग्य से वही पंडित जी पुनः उसको मिले। वो पंडित जी कहे अरे चेहरा बदल चुका था। तो कहे यार तुम तो वही हो रोहित, पहचान रहा हूँ तुम्हें, कुछ वही हो ना। कहा हाँ पंडित जी प्रणाम, मैं वही हूँ। तो कहन बताओ, कहन मुझे अपने घर का गृह प्रवेश करवाना है। कहन तुम्हारा घर है, तुम्हारे हाथ धन की रेखा ही नहीं थी, हमें याद है, तुम वही हो ना, जरा हाथ लाओ। देखा तो हाथ में धन की रेखा नहीं थी। तो उसने एक ऐसा जवाब दिया जो दिलों को और धड़कनों को हिलाने वाला था, दिलों में समाने वाला था। कि उसने कहा सच कह रहे हैं पंडित जी, मेरे हाथ में धन की रेखा नहीं थी, लेकिन मैंने अपने टीम के भाग्य से पैसे कमाया, अपनी टीम के पावर से धन को हासिल किया। मेरे हाथ में धन की रेखा नहीं ना, मेरी टीम में सैकड़ों लोग हैं, उनके हाथ में धन की रेखा, उनके भाग्य से मैंने कमाया, मैंने उनके लिए काम किया। मैंने फिर वही लाइन रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए सोचिए, परमात्मा आपके लिए सोचेगा। हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं, यही गलती कर बैठते साथियों। कहते हैं जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल थी चेहरे पे आईना साफ करता रहा। तो साथियों इस चीजों से बचा जाए। नेटवर्क बहुत बड़ी पावर होती है। संघे शक्ति कलयुगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप देखोगे सक्सेस मिल रहा है तो मिलेगा। मैंने बोला फीलिंग पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर कभी आप फील करो कि आज मेरी ट्रेन है और मैं लेट हो जाऊंगा, तो आप पक्का लेट हो जाओगे। और आप पहले से माइंडसेट कर लो भले 5 मैं पहुंच जाऊंगा, तो आप पहुंच जाओगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इट्स माई पर्सनल फीलिंग सर। ये मैंने आभास किया, उन चीज़ों को आप लोग के बीच रखा कि आप सभी भी इनको लाइफ में अमल करके जीवन में करोड़ों खुशियां भर सकते हैं, अपने जीवन में कलर भर सकते हैं सर। वेरी ब्यूटीफुल सर। वही सर, दिस एक्चुअली प्रूव्स मी कि कहते हैं कि सहज व्यक्ति के लिए कुछ भी करो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता। ये दिस थिंग एक्चुअली प्रूव्स कि जो अगर आपने किसी अच्छे इंसान के लिए कुछ करो ना, तो वो चीज़ मैंने देख ली अभी जिस तरह से आपने। हालांकि इतने बड़े मंच पे अभी आप हैं, इतने बड़ी उपाधि पे आप हैं, फिर भी आपने उस एक ने आपके लिए जो किया इतने साल पहले, वो आज तक आप भूले नहीं। दैट इज़ अमेजिंग सर, अमेजिंग। ये वही बंदा कर सकता है जो दूसरों के लिए सेल्फलेसली करे, लेकिन किससे एक्सपेक्ट ना करे। अमेजिंग सर, अमेजिंग। थैंक यू सर। ये कि अगर आपसे पूछा जाए आपका कोई सीक्रेट टैलेंट, वैसे आप में सारे ही टैलेंट्स भरे हुए हैं, एक शायर के, एक अनुभवी ट्रेनर के, तो अगर पूछा जाए इनके अलावा भी अगर कोई सीक्रेट टैलेंट हो जो आप शेयर करना चाहें। मैं फेस रीडिंग कर लेता हूँ सर। अच्छा। लिटिल बिट, बिकॉज चूँकि एक एक्सपीरियंस पास्ट कर रहा था मैं, जब मैं टीचिंग के दौर में था। तो डिफेंस कोचिंग में मैं इंग्लिश का जीडीपी टीचर था। तो हमारे साथ सेना के मेजर और कर्नल्स होते थे। तो आपने आर्मी में सुना कि एक एसएसबी इंटरव्यू होता है, टेस्ट, उसमें साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होता है। तो उसके दौरान मैं प्रोफेसर के साथ, ये मेजर और कर्नल के साथ रहा, तो मैं फेस को रीड कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास कोई प्रोस्पेक्ट आता है सर, तो मैं पहले रीड कर लेता हूँ 95%। 5% सर मिस्टेक सबसे हो सकती है, 100% तो ईश्वर ही कर सकता है। तो मैं रीड कर लेता हूँ सर कि वो आने वाला है कि नहीं आने वाला है, मैं रीड कर लेता हूँ सर। ये एक्सपीरियंसेस से आया है।
और उसके मन में चल क्या रहा है काफ़ी कुछ तक आभास हो जाता है, फुल्ली नहीं बट पार्शियली। एक जेन्युइन जो होता है ना, एक आइडिया मुझे लग जाता है सर कि वो इंसान क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला, तो मैं एक हैबिट कर लेता हूँ। तो उनके पास्ट के बारे में, उनकी नेचर के बारे में ये सब हाँ, उनकी मतलब उनकी फेस रीडिंग करके मैं ये बता दूंगा कि ही इज़ डूइंग फॉर्मेलिटी या ही इज़ सीरियस। जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, सर मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो हम बोलते हैं पहले हृदय साफ करके आइए, आपका विज़न ही नहीं क्लियर है सर, पहले आप डिसाइड कर लीजिए, आप टाइम पास मत करिए सर। तो कहते आपको कैसे पता? हमने कहा जो कह रहा हूँ सुनिए प्लीज़, अगर सही है तो स्वीकार करिए, नहीं है तो भी बताइए। तो ये चीज़ें ईश्वर गॉड गिफ्टेड है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा ऊपर परमात्मा को कि दिया है कि मैं लिटिल बिट ही कर पाया। बहुत आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस बट लिटिल बिट आई कैन से। आपने सामने वाले के बारे में आपने सीक्रेट टैलेंट पूछा तो मैंने आपको शेयर कर दिया, हाँ, और फर्स्ट टाइम मुझे लगता है मैंने इस बात को शेयर किया अपनी लाइफ में। अच्छा, अगर मैं पूछूं मेरे बारे में कुछ बताइए, तो फेस रीड करके आप बता सकते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए आपके बारे में मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप लाइफ में कुछ बड़ा तो करेंगे, ये तो आप बोलेंगे जज कर सकते हैं ऐसे ही, लेकिन मुझे एक चीज़ लगता है कि आपके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है लाइफ में। आप बहुत सारे सपने जो भी अधूरे आप पूरा करना चाहते हैं, वो एक्साइटमेंट आपके अंदर दिख रहा है, और वो एक्साइटमेंट होना भी चाहिए। युवा के कहते हैं ना, जहाँ जिधर जवानी चलती तो ज़माना चलता है, तो वो एक्साइटमेंट आपके अंदर है और आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, और उस एक्साइटमेंट को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति आप लगा दीजिए सर। ये कुछ चीज़ें अभी अधूरी रह गई हैं, उसको आपको पूरा करना है सर। ये मेरी रीडिंग है। अच्छा। आपके एक्साइटमेंट को देख के लग रहा है। अच्छा जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नो डाउट आपने जो कुछ अचीव किया उसके साथ आपके एक टैलेंट था, एक कृपा थी, जो आप हर एक चीज़ का कृपा को आप वो करते हैं, लेकिन फोकस का जो रोल रहता है, मैंने जैसे एक पॉडकास्ट में दोनों से पूछा गया, लाइक सबसे अमीर इंसानों से पूछा गया, तो उन्होंने सबने कहा फोकस इज़ अ सुपर पावर। अगर मैं आपसे पूछूं फोकस कैसे अचीव किया जाता है, फोकस की वैल्यू क्या होती है? अभी आपने मेंशन भी किया अबाउट जो अर्जुन का तीर वाली बात, तो फोकस अचीव कैसे किया जा सकता है? ये पता है सबको कि चाहिए, लेकिन कैसे? सर देखिए, फोकस को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा होता है आपके अंदर लगन, समर्पण और जुनून। क्योंकि देखिए जो आदमी जिद्दी जुनूनी पागल होता है वो सब कुछ हासिल कर लेता है। फिर एक एग्जांपल पे आऊँगा कि विराट कोहली साहब औरों से अलग क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने पिता का पार्थिव शरीर रखने के बाद मैच खेला था। तो वो चीज़ें वही कर सकते हैं जो जुनूनी आदमी हो सकता है। फोकस पूरा उसको जो पोषण मिलता है ना, आपकी जिद्दी से मिलता है, जिद्दपन। इसलिए वीरेंद्र सहवाग से जब आते थे तो बताते कैप्टन उनको बोलता था तू 3 चौके मार चुका, अब मत मार, फिर भी उनके अंदर एक जिद थी कि मैं खेलूंगा, मैं करूंगा। तो ये जो जिद होती है ना सर, ये आपको वो करवा देती है जिसके काबिल भी आप नहीं होते। याद रखिएगा, आपने एक्सपेक्ट किया कि मुझे ये मंजिल मिलेगी, लेकिन आपका जिद, आपका जुनून आपको उसके ऊपर भी पहुंचा देगा। ये मेरा अपना एक मानना है, क्योंकि जिद्दी जुनूनी और पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। ज्ञानी लोग तो ऑफिस में बैठ के बाबू की नौकरी करते हैं। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि हम कमिश्नर बनने की राय एक मुंशी से लेते हैं जिसकी सोच में फुंसी भरा होता है, लाइफ भर संघर्ष करते रहते हैं। तो ज़िंदगी में सफलता के लिए आपको राय भी उससे लेनी होगी जो उस लेवल के जानकार का हो, जिसको जिस बारे में पता ही नहीं सर, हम उसे क्या एडवाइस लेंगे। बस वही, ये इसी बात के लिए तो पॉडकास्ट में बुलाया आपको कि हम राय भी उनसे ले रहे हैं जिन्होंने एक्चुअल में जीवन को हर पहलू में समझा है। एंड सीरियसली, एंड सर मैं उस वाले पॉइंट पर एक बार फिर से फेसलिंग वाले पॉइंट पर जाना चाहूँगा जो आपने बात बताई, आप कर्नल वगैरह के साथ उसमें हेल्प करते थे। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सर, मतलब इफ़ यू डोंट माइंड टेलिंग लिटिल अबाउट इट। क्या था वो? लाइक उसको बोलते हैं PABT, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट एंड साइकोलॉजी टेस्ट। क्योंकि सेना में जो ऑफिसर्स का एग्जाम होता है उसमें 5 डेज SSB होती है सर, उसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं। तो उसमें 5 डेज के SSB में उस बच्चे की एकेडमिक योग्यता तो साबित हो चुकी रहती, लेकिन उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका मेंटल लेवल, उसके अंदर नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, उस चीज़ को 5 दिन में ऑफिसर निकाल लेते हैं। अगर वो बंदा नेचुरल है, GTO होता है, ग्राउंड टास्क ऑब्स्टिकल होता है, उसमें आपको रस्सी दे देंगे, टास्क देंगे, क्योंकि सेना में होती हैं, आपको वो टास्क करने होते हैं। तो वहां पर है कि मैंने ये सीखा कि आप जीवन में टीम वर्क से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और फौज के जो ऑफिसर्स होते हैं भाई बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। ये तो मैंने देखा, मैं उनके साथ रहा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस। ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने सीख ली। लेकिन सर देखिए, लाइफ में कोई नॉलेज कभी नुकसान नहीं करता, कभी भी नुकसान नहीं करता। आज मेरे काम ही आता, कभी ना कभी किसी बच्चे बोलते हैं सर आप कैसे पकड़ लेते हैं, तो हमने कहा सर क्योंकि सर सीखा था। इस बात को 10 साल हो गए, बट अभी वो चीज़ें जहन में है सर। तो उस उम्र में आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मिली थी?
नहीं तो सेना के ऑफिसर के साथ मेरा जो सब्जेक्ट था सर, दैट वाज इंग्लिश, GDPD, मतलब ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट। उसके लिए मुझे बच्चों को इंग्लिश क्लासेस में लेता था। तो सेना के ऑफिसर अपने पैनल में मुझे साथ में रखते थे, क्योंकि मैं ट्रेन करता था, उनको लगता था उनका अपना पार्ट है, वो मेरा पार्ट नहीं था, लेकिन साथ रह के सीखा मैंने, क्योंकि मुझे एक क्यूरियोसिटी, लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। अगर नयापन है, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, ये मार्केटिंग की लाइन है सर। तो अपने आप को डिस्प्ले बेहतर करिए, अपने आप को एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करिए। अमिताभ बच्चन 84 ईयर के इतने एनर्जेटिक क्यों हैं? क्योंकि वो काम की एनर्जी है सर। काम में बड़ा नशा है सर, जीवन में सबसे बड़ा नशा काम है, याद रखिएगा। मुझसे कोई पूछे लाइफ में सबसे बड़ा नशा कोई है तो वो काम है सर। काम से बड़ा कोई नशा उसको कोई परिभाषित कर ही नहीं सकता। और नशा उतर जाएगा रात के बाद सुबह, वो नशा उतरता नहीं सर, कभी नहीं उतरता। आप डूब के तो देखिए। थैंक यू सो मच सर। मैं कहूँ कि भाई कि गागर में सागर भर दिया है, आपने गागर में सागर भर दिया है। बस एक समय कम था, वरना हम भी कुछ बन जाते लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि सच अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट सर। आई वुड से अभी तक का सबसे खूबसूरत पॉडकास्ट रहा हमारा, जहाँ पर हमने सीखा, हमने शुरुआत करी सर के पास्ट को जानते हुए, सर को प्रयागराज से यहाँ तक का सफ़र, और हमने ये जाना कि आप कहीं से भी आओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके इरादे क्या है उनसे फ़र्क पड़ता है। तो हम इसी सफ़र के साथ अब उम्मीद करेंगे इनकी सपनों की आग की बुक भी, ये भी जल्दी आए, और हम सर से यही चाहेंगे कि इसी रूप में और ज़्यादा हमें नॉलेज हमें इस तरह से बांटते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।